हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आज एक बहुत शानदार नौकरी की आपको जानकारी देने आया हूं। और जो यूपी में होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि भाई जो 295 पोस्ट हैं, ये किस किस तरह से डिवाइडेड हैं। और आप ये सोचते होंगे सर, होमगार्ड है तो होमगार्ड नाम आया है तो होमगार्ड प्लाटून कमांडर भी वैसा ही नाम होगा। तो भाई ये काम वैसा होगा नहीं। देखिए, इसमें ना एक ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है, एक प्लाटून कमांडर होता है। तो और जो होमगार्ड होते हैं, तो एक पुलिस विभाग अलग चलता है, जहाँ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, और जहाँ कमिश्नरेट नहीं है तो वहाँ एसपी वगैरह और एसएसपी वगैरह सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये होमगार्ड का कैडर ही अलग चलता है। होमगार्ड होंगे, और होमगार्ड को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए या जिले के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है। भाई वो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर को ही वो रिपोर्ट करते हैं, वो भेजते हैं। होमगार्ड भी डायरेक्ट ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन एक होमगार्ड का कमांडेंट होता है, जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर से भी ऊपर होता है। तो हम ब्लॉक ऑर्गेनाइजर एंड होमगार्ड कमांडेंट, इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो के, या प्लाटून कमांडर, मतलब होमगार्ड कमांडेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि होमगार्ड कमांडेंट तो जिला कमांडेंट होता है, वो पीसीएस से आता है डायरेक्ट, है ना। तो हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर की और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की। उसके दोनों के मिला के 295 पोस्ट हैं। इनको यूपी ट्रिपल एस ने निकाला है, जिसको इस भर्ती के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं था। सीधा यूपी ट्रिपल एस को जरूरत लगी, या क्योंकि इतने सारे होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है, 41,000 होमगार्ड यूपी को मिलने वाले हैं। तो उस रेशो में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की और होमगार्ड के जो प्लाटून कमांडर हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी इस रेशो में। तो शायद इतने ही 200 कुछ वैकेंसीज ही उन सबको संभाल लेंगी। तो आप सोचो कि एक ऑर्गेनाइजर कितने सारे होमगार्ड्स के ऊपर कमांड करता है ना, ये कितने लोगों को संभालता है। तो एक पोस्ट तो शानदार है, पोस्ट तो बहुत ही अच्छी है। और ऐसा मत समझना कि जैसे होमगार्ड की जो है एक पर डे बेसिस पर सैलरी डिसाइड होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक फिक्स सैलरी, आप पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आप सबको मालूम है 15 अप्रैल को आ चुका था, और आज हम 17 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं। और जो फॉर्म शुरू होंगे वो 16 जून को होंगे। अभी काफ़ी टाइम है, यानी 2 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है, और 6 जुलाई इसके फॉर्म की अंतिम डेट होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अब तो आप मन बना ले कि हाँ हमें फॉर्म भरना है, लेकिन इस दौरान आकर के भूल ही जाएं। तो फिर और जब जुलाई आए तो आपको लगे कि सब फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म निकल ना जाए। तो फिर ऐसा कई बार होता है बच्चों, जब भी नोटिफिकेशन इतना पहले आता है ना, तो फिर उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये होते हमने देखा है कि डेट ही निकल जाती है। और यूपी ट्रिपल एस के जो फॉर्म होते हैं ना, वो मात्र 15-20 दिन ही चलते हैं, बाकी सबके एक एक महीने चलते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ये रिमाइंडर सेट कर लें कि आपको फॉर्म अगर भरना है तो इस वीडियो के बारे में जानने के बाद फिर आप डिसाइड कर लें और रिमाइंडर भर लें कि हाँ भाई मैं फॉर्म भरूंगा। तो यहाँ पर आप सबको फॉर्म 25 रुपये फीस लगेगी। ये इसलिए लेते हैं 25, क्योंकि इसमें अभी एग्ज़ाम शुल्क नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि जिन लोगों ने भी पैट 2025 दिया था, क्योंकि 26 तो अभी हुआ नहीं, पैट 2025 जिन भी बच्चों ने दिया था, 23 वाले की, 22 वाले की, 21 वाले की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो अभी केवल एक ही पैट वैलिड है, वो है पैट 2025। तो जिन लोगों ने पैट 2025 दिया था और जिनके भी 0+ मार्क्स हैं, 0+ मार्क्स, वो सब लोग 25 रुपये दे करके फॉर्म भर सकते हैं। जब ये फॉर्म भर देंगे तो फिर देखेंगे ये लोग कितने फॉर्म आए हैं। लेकिन साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। पैट 2025 तो दिया ही हो, साथ में ग्रेजुएशन भी हो। तो आप सब लोगों ने, क्योंकि पैट तो आप 10th पास भी बच्चा बैठता है, तो 10th पास वालों ने भी दिया है, 12th पास वालों ने भी दिया है, और ग्रेजुएट वालों ने भी दिया है। तो उनमें से इस फॉर्म को सिर्फ वही भरें जिन्होंने पैट 2025 दिया हो और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना नहीं। और कितने मार्क्स वाले? 0+ मार्क्स वाले, यानी 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, सब फॉर्म भर देंगे। इसके बाद फिर एक कट ऑफ आएगी, भाई कितने सारे बच्चे
कितने सारे बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे अभी उन्हें नहीं पता। फिर वो एक निश्चित संख्या जो मैं आपको अभी आइडिया भी देने जा रहा हूँ कि इसमें जो वो बैठाएंगे जो बच्चों को, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कितने बच्चों को पास करेंगे। तो यहाँ है होमगार्ड की जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की पोस्ट है वो इनमें 243 है, 98 यूआर की, और ये कैटेगरी वाइज जो है उन्होंने पोस्ट दे रखी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिजिकल भी है, तो जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और जो साथी फिजिकल से डरते हैं, घबराते हैं, मेडिकल से डरते हैं, वो भी इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। तो कंपटीशन ऐसे भी कम होगा। और प्लाटून कमांडर जो हैं वो टोटल 52 हैं। अगर आप देखते हैं तो ये लेवल 5 की नौकरी है और ये लेवल 6 की नौकरी है, यानी प्लाटून कमांडर बड़ी नौकरी है। लेवल 5 की नौकरी आप ये समझते हैं एएसआई लेवल जो होती है पुलिस में, और यहाँ एसआई लेवल ही है, इतना फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये पोस्ट कम है, तो आप ये समझ लीजिए इनका भी इमीडिएट बॉस ये होता है ना। चलो, बाकी होमगार्ड को ऑर्गेनाइज करने का काम ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का ही रहता है। तो सारी पोस्ट मिलाकर के हमने देखा है 295 पोस्ट हैं। अब 295 पोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 300 पोस्ट हो गई, और इनका करीब करीब 45 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यानी 13,000 प्लस बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, जो मैं कह रहा था 0+ मार्क्स वाले। अब मान लीजिए 0+ मार्क्स वालों ने 13,000 नहीं फॉर्म भरा कि जी हम तो नहीं करना चाहते, ना हमें फिजिकल की टेंशन है, ये हम नहीं कर पाएंगे, हम ग्रेजुएट नहीं है, कोई किसी वजह से बाहर होगा, कोई किसी वजह से बाहर होगा। मान लीजिए फॉर्म मान लीजिए 13,000 ही आए, वैसे ऐसा होगा नहीं, 13,000 फॉर्म आए, तो फिर तो जीरो वाले को भी मौका मिल जाएगा। मतलब एक कल्पना, कोरी कल्पना कर रहा हूं मैं। फॉर्म अगर आ गए 1,00,000 मान लेते हैं, तो 1,00,000 आए तो उनमें से ऊपर के 13,000 बच्चे छांटे जाएंगे। समझ में आ गई बात। 13,000 के आसपास बच्चों को पास किया जाता है। अब उन 1,00,000 में फिर ये देखा जाएगा कि इन 1,00,000 में से किसके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, और जो ग्रेजुएट है वो कौन है, ठीक है। तो उसमें से देखा जाता है, फिर वो लोग 13,000 सबसे ऊपर वाले कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का 45 गुना करके और वैसे छांट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब आपके उस 45 वो कितने बच्चों को लेंगे, कहाँ तक पैट में कितने मार्क्स चाहिए, एक आइडिया हम लोगों को लग जाता। तो मैंने आपको पैट का एक चार्ट दे रहा हूँ जो एकदम ओरिजिनल चार्ट है कि भाई अगर किसी बच्चे के पैट में इतने मार्क्स हैं तो पहले 2800 बच्चों में है वो। किसी बच्चे के 81 मार्क्स हैं तो वो पहले 7,000 बच्चों में, लेकिन इसमें 10th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएट पास भी है। तो इनमें 10th 12th और ग्रेजुएट की बात करूं तो आधे से भी कम ग्रेजुएट पास करते हैं, आधे से भी कम, क्योंकि 12th पास वाले ज़्यादा बच्चे पैट देते हैं ग्रेजुएट के मुकाबले, अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि सर जैसे 13-14 हज़ार बच्चे लिए जाएंगे तो हमें क्या यहाँ पे चला जाना चाहिए 28,000, क्योंकि दुगने और आधे होंगे इसके, 28 का आधा 14,000 बैठेगा, तो करीब 14,000 बचे। तो ये नंबर तो बिल्कुल सेफ हो गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 75-76 तो एकदम सेफ है, अगर पैट में आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो। और अगर अभी ये बाकी सब एक मतलब एक आइडिया है कि इतना तो होगा ही होगा। अब चूंकि इसमें फिजिकल की कंडीशन लगेंगी, प्लस इसमें ये भी लगेगा कि भाई जो है आधे बच्चे फिजिकल की वजह से फॉर्म नहीं भरेंगे, कोई हाइट की वजह से फॉर्म नहीं भरेगा, कोई ग्रेजुएट की वजह से नहीं भरेगा। अब कुछ लोग इसलिए फॉर्म नहीं भरेंगे कि भाई ये तो बहुत दूर है, मतलब अभी पैट बहुत दिन हो गए हैं। कुछ बच्चे इसलिए नहीं भरेंगे भाई मेरा कहीं ऑलरेडी पहले ही सिलेक्शन हो गया है। तो अगर मैं इन सारी कंडीशंस को लगाऊंगा तो फिर मैं इस 28 के आंकड़े को इतना मान लेता हूं कि हो सकता है 40-50 के बीच में बन जाए। तो 40-50 हज़ार बच्चे तक का नंबर आ जाए, अर्थात ये हो सकता है। तो मतलब ये तो हर हाल में ये दिख रहा है कि 70 से 75 के बीच में ही कट ऑफ जाएंगी सारी। 70 से 75, 70 से ऊपर कितना भी जा सकती है और 75 से नीचे कितना भी जा सकती है। तो ये एक आइडिया मैं आपको मोटा मोटा दे रहा हूं कि कौन लोग इसमें पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे, और कैटेगरी वाइज इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। चलो
दूसरा बच्चों, अगर हम होमगार्ड की बात कर लेते हैं और इसमें क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो एक तो पैट की मैंने बता दिया, पैट में इतने मार्क्स होंगे तो करीब करीब वो, देखिए एक सब एक आइडिया ही है। बाकी 75 एकदम सेफ है, 70 भी सेफ है, हो सकता है 1-2 नंबर और भी नीचे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही ना भरें तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें अगर आपकी स्नातक है तो ही इसमें फॉर्म डाल पाएंगे आप लोग, वरना नहीं डाल पाएंगे। आप कहो कि सर मेरे पास एनसीसी और ये प्रादेशिक सेना ये सब होना चाहिए क्या, इसकी जरूरत नहीं है। होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा, ये अवैतनिक सेवा वगैरह में आ जाती है, प्रादेशिक सेना, तो ये सब, और होमगार्ड की भी अवैतनिक सेवा में ही आती है। तो ये जो है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तब पड़ती है, मान लीजिए 295 वैकेंसीज हैं, 294 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है, अब लास्ट के 2 बच्चों के बिल्कुल बराबर नंबर, अब इनमें से एक को लें, कैसे लेंगे, तो फिर ये उस टाइम पे ये योग्यता देखी जा सकती है। बस इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है। आगे अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के लिए, ये हमने बात करी थी प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की ये अहर्ताओं के लिए। अब हम देख रहे हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर की आयु सीमा के लिए, तो 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए और 40 साल अधिक से अधिक एज। तो यहाँ पर 21 से 40, और अगर ओबीसी एससी एसटी है तो उसको 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, और ऑलरेडी कोई इन जॉब्स में तो उनके लिए भी छूट का अलग से प्रावधान है। आगे अगर बात करते हैं तो हाँ, 167.7 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और जो चेस्ट है वो 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए। फुलाने के बाद 83.8 अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, और इस हाइट के बिना काम चलेगा नहीं। और पर्वतीय अभ्यर्थी, जो पर्वतीय क्षेत्र से, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए भी यूपी मोस्ट वेलकम करता है, और जनरल में उन काउंट होते हैं, चाहे वो अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में, लेकिन वो यहाँ जनरल की सीट अर्थात अनरिजर्व्ड सीट पर ही काउंट किए जाते हैं। तो ये रहा पर्वतीय क्षेत्र के लिए, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र लिखा क्योंकि यूपी में तो पर्वतीय क्षेत्र है नहीं। एससी एसटी के लिए भी, सॉरी एससी एसटी नहीं है, केवल एसटी है, तो एसटी के लिए हाइट में छूट अलग से दी हुई है। तो ये आपको पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया है। महिला अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म फिल कर सकती है, उनको हाइट की जरूरत है 152 सेंटीमीटर, और कोई पर्वतीय या एसटी महिला है, एसटी, तो 147 सेंटीमीटर भी हाइट चल जाएगी, मान्य होगी। और लड़कों के लिए जो है 25 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ होती है, जो पुलिस कांस्टेबल की है। 2.4 किलोमीटर की दौड़ लड़कियों के लिए, जो 14 मिनट में करनी होगी, जो पुलिस कांस्टेबल है। फिजिकल में सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है, यानी लॉन्ग जंप हाई जंप जैसी कोई चीज नहीं है। एग्जाम का पैटर्न भी उन्होंने समझा दिया है, और आजकल यूपी ट्रिपल एससी के जो मुख्य एग्जाम, ये एग्जाम कब होगा, जब इन बच्चों की शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, 13,000 बच्चों को जब वो पास करेंगे तो बताएंगे कि आप इस कट ऑफ में आ गए हैं, तो उन बच्चों की एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि भाई ये रोल नंबर है जो इस एग्जाम को देंगे। उस रोल नंबर में अगर आपका नंबर है तो फिर ये उन्हीं बच्चों को सिर्फ एग्जाम देना होगा। जो मैं 70 या 75 की बात कर रहा था पैट में अंक, तो वो वही बच्चे, वो कट ऑफ उसी की बात कर रहा था कि इससे ऊपर वाले बच्चे ही उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो पहला चैलेंज तो ये है कि एग्जाम में मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, तो मैंने वो आपको बता दिया कि भाई कितना तक कैसे कैसे सेफ और क्या कैलकुलेशंस मैं लगा रहा हूं। दूसरा ये चैलेंज है कि अब क्या मैं इसको फिर पास कर पाऊंगा या नहीं, तो फिर वो पास करने की कंडीशन है भैया 2 घंटे का एग्जाम है, और आप देख रहे हैं, चाहे आपने लेखपाल का देखा चाहे लोअर पीसीएस का देखा, तो पेपर पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही तैयारी से आप सब कुछ क्लियर कर जाते हैं। तो भाई ये है, देखिए कुछ चीज़ें हैं, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यानी ये तो यूपीजी के 20 नंबर, ये आपको दिख रहा है कंप्यूटर के 15 नंबर हर जगह फिक्स कर दिए हैं। डीआई जैसे आप उसमें भी देख रहे हैं, लेखपाल में 10 नंबर का है। एनवायरनमेंट 10 नंबर का वहाँ भी है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ यही है। ह्यूमन एनाटॉमी ये नया जोड़ दिया है, जो इसमें ही देखने को मिल रहा है ना, उधर नहीं है। हालांकि अब इसका डिटेल्ड सिलेबस आएगा, हो सकता है ये बिल्कुल ही वैसा ही बना दे जैसा लोअर पीसीएस है, आगे नहीं पता। तो स्पोर्ट्स
इन इंडिया, तो ये भी एक अलग चीज़ हो गई है। करंट अफेयर्स 5 नंबर है। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डिपार्टमेंट, आपको बताऊं लोअर पीसीएस में पहले ये 10 नंबर का ही आया था, फिर बाद में चेंज करके 5 नंबर का डिटेल्ड सिलेबस दिया। तो हमें डिटेल्ड सिलेबस का भी वेट करना चाहिए और इसमें माइनर चेंजेस वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी 5 नंबर की होगी, इंडियन पॉलिटी 10 नंबर की, हिस्ट्री 5 नंबर की। पर अब इसी को फाइनल मत समझना, क्योंकि लोअर पीसीएस में ऐसा हुआ था। ये बस चेंज ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ 10 की है वो 5 की हो जाए, और 1-2 चीज़ें इसमें से हट के दूसरी चीज़ जो वहाँ दी है वैसी ही हो जाए। तो 2 घंटे का ये पेपर होता है और सब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो भाई ये वाला चैनल है आपका, इस पर ये वीडियो चल भी रही है और आगे सभी वीडियोस भी इसी पर आएंगे यूपी SSC से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। इसकी क्लास वगैरह का या कुछ भी अगर चलेगा तो इसी चैनल पर अब आगे जारी रहेगा। तो 295 ये बहुत टॉप की पोस्ट है। आप अगर होमगार्ड कमांडेंट बन जाते हैं तो यूपीएसआई वाली फीलिंग यहां पर ले सकते हैं, है ना, और काम उससे काफी कम रहेगा यहां पर, या यूपीएसआई में काफी ज्यादा होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।